दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज का एक टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। एफआईआर जो कि इससे सब लोग किसी न किसी समय कभी न कभी अपने अड़ोस पड़ोस या अपने आस पास या दोस्त मित्र कहीं भी रिश्तेदार कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी जानकारी की। इसलिए दोस्तों इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा और जो नीडी होगा उसको ज़रूर इसको शेयर करिएगा ताकि उसको भी जानकारी हो दोस्तों। ये दोस्तों ये नहीं है कि कानून से रिलेटेड है, तो ये केवल लॉ से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स रहेंगे या लॉ से रिलेटेड जो व्यक्ति रहेगा उसी को ये ज़रूरत है दोस्तों। ये आम जनता को भी जानना ज़रूरी होता है दोस्तों कि मेरे राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको आप ज़रूर शेयर करिए दोस्तों ताकि सब लोग इसको देख सकें दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों एफआईआर के बारे में हम लोग। दोस्तों सेक्शन 154 सीआरपीसी इंफॉर्मेशन इन कॉग्नाइजेबल केसेस। दोस्तों ये जो एफआईआर होता है वो सीआरपीसी 154 के तहत होता है दोस्तों। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दोस्तों। इसके तहत ही कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट करता है 154 के तहत ही एफआईआर दर्ज करता है और सीआरपीसी के तहत ये कार्रवाई को आगे बढ़ाता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग देखते हैं सर दोस्तों 154 एफआईआर आखिर है क्या। फर्स्ट देखते हैं दोस्तों सेक्शन 1 सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1। Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his directions and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। दोस्तों इसमें यह बोल रहा है दोस्तों ये कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिया इत्तिला, तो जो जो भी आप इमिला इमिला भी लोग बोलते हैं, इत्तिला भी लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेंगे। मतलब जो भी आप मौखिक रूप में बोल रहे हैं वो पुलिस जो भी अधिकारी है उसको, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो भी इंचार्ज है दोस्तों मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके दिशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर चाहे वो लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त भीत करे प्रविष्ट किया जाएगा दोस्तों। जो भी इत्तिला होगी दोस्तों पढ़ के सुनाया जाएगा, सुनाने के बाद उसका सिग्नेचर लिया जाएगा जो कंप्लेन जो भी एफआईआर करने दर्ज करने आएगा दोस्तों उसका, और फिर उसके बाद उसकी एक कॉपी उसको दिया जाएगा और जो भी पुलिस डायरी होता है उसमें उस चीज़ को रजिस्टर करके रखा जाएगा दोस्तों थाने में, और जब जरूरत पड़ेगा तो वो कोर्ट को लोग सबमिट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A B C D E तक है दोस्तों। और ये 509 है दोस्तों of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a women police officer or any women officer। दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे आखिर 326 क्या है दोस्तों।
326 है दोस्तों। इसमें एसिड अटैक का मामला होता है दोस्तों। अगर कोई भी एसिड किसी वोमेन के ऊपर फेंक दिया तो उसको 326 ए आता है, और अटेम्प्ट किया तो 326 बी आता है दोस्तों। और दोस्तों 354 छेड़खानी का होता है दोस्तों जनरली। इसमें ए बी सी डी डी है दोस्तों, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और 376 तो सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये रेप का है। और कोई भी दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है दोस्तों, तो ये 376 में आता है दोस्तों। इसमें 376 में बहुत सारे सब क्लॉज है, जैसे ए बी सी डी और ई है दोस्तों। और 509 है दोस्तों। इसमें दोस्तों जनरली आता है कोई भी अगर गलत वर्ड्स किसी औरत को बोले जिससे कि वो मेंटली रूप से टॉर्चर हो, या कुछ अभद्र भाषा में बोले जिससे उसको मानसिक पीड़ा हो दोस्तों। इसमें वो आता है दोस्तों 509 आता है दोस्तों। तो अगर कोई भी ऐसा कार्य होता है, ऐसा कोई अगर कार्य करके जो भी पीड़ित आती हैं, मतलब जिसके ऊपर ये कार्य होता है, वो पीड़ित अगर आती है थाने में, तो उसके लिए दोस्तों पहले हमारी माताओं और बहनों के लिए जनरली सभी थानों में आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि उसमें वोमेन पुलिसकर्मी नहीं थी। लेकिन अभी सब थाने में वोमेन पुलिसकर्मी के साथ साथ अभी पुलिस अधिकारी भी हैं दोस्तों। इसीलिए रखा गया है कि ताकि हमारी माताओं बहनों को दिक्कत ना हो दोस्तों। अभी सब स्टेट में दोस्तों आप लोग देखिएगा, हर स्टेट में वोमेन पुलिसकर्मी हैं और वोमेन्स अधिकारी हैं दोस्तों। तो इसके लिए ही वो लोगों को रखा गया ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो दोस्तों। तो इसमें यही बताता है दोस्तों कि इसमें अगर कुछ भी ऐसा मामला आता है, जो ये सेक्शंस जो हम आपको बोले हैं, जो इसमें दिखा रहा है अभी, ये सेक्शन जितना भी रहेंगे, इसके लिए या कुछ कुछ भी और दिक्कत हो औरतों के लिए, जरूरी नहीं है यही सेक्शन 498 भी होता है दोस्तों। बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें या कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है, तो ये जिम्मेवारी बनती है कि उसमें ओमेन पुलिसकर्मी ही उनका केस रजिस्टर करे। और या वुमेन जो भी पुलिस अधिकारी हैं, या जो भी महिला अधिकारी हैं, वो उनकी देखभाल करें दोस्तों, या उसके बारे में जो भी है वो कार्रवाई करें दोस्तों। provided provided further that a in the event that the person against whom an offence under section 354 section 354a section 354 b c and d and 376 a b c d e and 509 of the Indian Penal Code of 44 of 1860 penal code is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence, or at a convenient place of such person choice, in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be. B. The recording of such information shall be videographed. C. The police officer shall get the statement of a person recorded by a judicial magistrate under the clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। दोस्तों इसमें है कि अगर कोई भी जो हम लोग ऑलरेडी पिछले बार देखे हैं दोस्तों कि 354 और 376 जो भी सेक्शन है ABCD, और 509 का जो भी सेक्शन है, तो जो दोस्तों इसमें अगर कुछ भी अगर ये इस तरह का कुछ भी अगर कोई भी विक्टिम होता है दोस्तों, और इसमें मेंटली और फिजिकली, मतलब वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है। अगर कोई भी औरत जो होती है, अगर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल होती है दोस्तों, तो उसको जो पुलिस ऑफिसर है, वो उसके घर पे जाके उसका बयान लेंगे और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे।
और अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें 164 का बयान भी हो सकता है दोस्तों, जनरली होता है दोस्तों। 164 में क्या होता है दोस्तों कि इसमें मजिस्ट्रेट अपने सामने बयान लेती है, और इसमें दोस्तों अगर मान लीजिए अगर मेंटली और फिजिकली है तो हो सकता है कि वो बोल नहीं सके, वो कुछ कह नहीं सके, क्योंकि उसको दिक्कत हो सकता है दोस्तों बोलने में। तो उसके लिए क्या करता है दोस्तों, अपने इशारा में बात करेगी दोस्तों। तो इशारा में तो दोस्तों सब लोग समझ नहीं सकता है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा दोस्तों। वो एक्सपर्ट उस बात को समझेगा और उसको बयान में कन्वर्ट किया जाएगा दोस्तों। यही है, और दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों सेकेंड बोलता है दोस्तों, ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। दोस्तों इंफॉर्मेंट मीन्स दो इंफॉर्मेशन देता है, मीन्स ये कंप्लेनेंट होता है दोस्तों। और ये इंफॉर्मेशन मीन्स कंप्लेन होता है, जो भी हम थाना में कंप्लेन देते हैं तो उसमें जो कंप्लेनेंट होता है उसको इंफॉर्मेंट कहते हैं दोस्तों। तो इंफॉर्मेंट को थाना, जो थाना प्रभारी रहेंगे, तो वो कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद वो उसको एक प्रति फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एफआईआर का फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रति इंफॉर्मेंट को देना पड़ेगा। ये तो दो बोलता है दोस्तों। और थर्ड क्या बोलता है दोस्तों, एनी person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in manner provided by this code, and such officer shall have the power of an officer in charge of the police station in relation to that offense। दोस्तों इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो थाना प्रभारी होते हैं वो हम लोग का एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसके लिए एक प्रोविधान है जो कि हम लोग का थर्ड सबसेक्शन थर्ड बोल रहा है दोस्तों। तो इसमें ये है कि हम उसके सुपीरियर ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसएसपी होते हैं, उनके पास हम लोग एक डाकखाना के द्वारा एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे दोस्तों। और वो उस पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो उस पे एक्शन लेंगे, और वो एक नियुक्त करेंगे जो थाना प्रभारी के समकक्ष हो, और वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रहते हैं उसमें वो अपना इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर से। ये दोस्तों इसमें यही होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंडीशन। When a cognizable offence commit, the information of that offence is necessary for the investigations of that offence. The police officer is specially authorized to conduct the investigation. Therefore, section 154 of the CRPC provide that the officer in charge of the police station shall register such information and instate and investigations for the collections of evidence and arrest of accused। दोस्तों इसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस रहेगा तो उसमें जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहेगा तो उसमें डायरेक्शन दे सकता है कि उसको कंडक्ट करने का इन्वेस्टिगेशन भी उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट हो सकता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एफआईआर पहले पुलिस दर्ज नहीं करता है, पहले हम लोग से सनहा ले लेता है, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है, और फिर अगर उसको लगता है कि हाँ ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकते हैं दोस्तों, तो उसमें करता है दोस्तों। दोस्तों हम लोग को ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि पुलिस दो चीज में एफआईआर दर्ज करता है, एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में, एक नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में दोस्तों। तो अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है दोस्तों तो उसमें दोस्तों एफआईआर दर्ज
करना पुलिस का मैंडेटरी हो जाता है दोस्तों। अगर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो उसमें बॉन्ड नहीं होता है दोस्तों। इसलिए कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस दोस्तों हम लोग आगे एक सेशन इसका रहेगा दोस्तों, इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लीगल इफेक्ट। When information discloses the commission of a cognizable offence, then the police officer is bound to investigate the crime without permission or order of the magistrate. The criminal justice system immediately come into motion after receiving the FIR in Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh and others. Year 2014 SC. The Supreme Court held that it is mandatory for the police officer to register the FIR. If the information discloses the commission of a cognizable offence, he has no discretion except to register the FIR. दोस्तों इसमें जो भी कोग्नाइजेबल ऑफेंस है इसमें साफ साफ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कि अगर कोई भी कोग्नाइजेबल ऑफेंस है तो इसमें पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि उसको इमीडिएटली उसको एफआईआर रजिस्टर करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रोसीजर। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अपॉन द रिसीविंग द इंफॉर्मेशन शैल reduce it into writing. He shall take the signature of the informant on the FIR and read over to him, and the police officer shall mark the information with a case crime number and enter the gist of the information in the general diary. He has forthwith send a report to the concerned magistrate under Section 157 of CRPC to inform the court about the upcoming investigation. दोस्तों इसमें जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे थाना के इंचार्ज वो दोस्तों इंफॉर्मेशन उसको लेंगे, इंफॉर्मेशन जो भी एफआईआर दर्ज करेंगे वो राइटिंग में, और इसमें दोस्तों इसका उसमें सिग्नेचर रहेगा इंफॉर्मेंट का, और इंफॉर्मेंट को एफआईआर उसको पढ़ाया जाएगा, सुनाया जाएगा कि उसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, और फिर उसके बाद उस पर सिग्नेचर किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और फिर वो केस क्राइम नंबर वो गिस्ट जो रजिस्टर होता है दोस्तों वहाँ पे उसमें वो जनरल डायरी होता है हर थाना में, तो उसमें उसको रजिस्टर किया जाएगा नंबर के साथ, एफआईआर नंबर के साथ। और कभी भी दोस्तों अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 157 के द्वारा वो जनरल डायरी मांगता है दोस्तों देखने के लिए कि आखिर है उसमें क्या आपने मेंशन किया हुआ है दोस्तों, तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों से बोलेंगे दोस्तों इसको पूरा पढ़िएगा, ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ये देखिए ताकि तभी समझ में आएगा एफआईआर आखिर होता क्या है दोस्तों। इसमें बहुत सारा तथ्य है जो सबको जानना और समझना जरूरी है दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार फिर बोल रहे हैं दोस्तों प्लीज़ हैविंग रिक्वेस्ट। और दोस्तों देखते हैं अब हम लोग के ऊपर कोई फॉल्स मुकदमा कर देता है दोस्तों, एफआईआर दर्ज कर देता है थाना में, तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों के पास क्या राइट्स है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। वेयर ए फॉल्स एफआईआर इज लॉन्च्ड against a person by someone to falsely implicate him in a false case, then in such a case उसमें क्या कर सकते हैं अगर कोई फॉल्स मुकदमा कर दे दोस्तों। फर्स्ट वन है एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी फॉर क्वासिंग फ्रीवलस एफआईआर। जो भी अगर आपके विरुद्ध जो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए एक सीआरपीसी में सेक्शन है 482 दोस्तों, इसके तहत हम लोग क्वासिंग के लिए जाते हैं, जो हाई कोर्ट में हम लोग क्वासिंग फाइल करते हैं, जिसके द्वारा ये एफआईआर जो हम लोग के ऊपर जो गलत एफआईआर दर्ज हुआ है उसको रद्द करने का पावर हाई कोर्ट को होता है दोस्तों, हाई कोर्ट ही उसको रद्द कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ए पर्सन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी टू द हाई कोर्ट फॉर गेटिंग द फेवरस एफआईआर फाइल अगेंस्ट हिम क्वास्ड।
Section 482 saving of inherent power of the High Court. Under these sections, High Court has been vested with the inherent power to pass any order which is necessary in order to prevent abuse of process. दोस्तों, abuse of process, to secure end of justice of the people. In some Mittal versus Government of Karnataka, the Supreme Court held that mm, when a grave miscarriage of justice would be committed if the trial is allowed to proceed, or where the accused would be harassed unnecessarily if the trial is allowed, or when a prima facie is it appears to court that the trial would likely to be ended in acquittal, then the inherent power of the High Court under Section 482 of the Code of the Criminal Procedure can be invoked by the High Court either to prevent the abuse of process of any court, otherwise टू सिक्योर द ends ऑफ जस्टिस। दोस्तों, इसमें अगर कुछ भी अगर एब्यूजिंग मतलब प्रिवेंट द एब्यूज, अगर गलत नियत से कोई मुकदमा करता है तो उसके लिए भी दोस्तों 482 के में जा सकते हैं दोस्तों। टू सिक्योर ends ऑफ जस्टिस ऑफ द पीपुल, मतलब ये गाइडेंस है दोस्तों कि ये चीज़ में हम क्वैसिंग के लिए जा सकते हैं दोस्तों। इसमें एक केस लॉ है इन सम मित्तल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला है दोस्तों कि अगर कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है दोस्तों, तो इसमें ये ट्रायल के समय तो उसमें या प्रोसीडिंग समय या बीच में कहीं भी दोस्तों, तो इसमें क्वैसिंग के लिए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसमें ग्राउंड्स देखते हैं कि क्या ग्राउंड्स पे हम लोगों को एफआईआर मतलब क्वैसिंग के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट दोस्तों। इसमें ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ which one can go to high court under section 482 of CRPC for quashing a frivolous FIR. The person can approach the high court for getting the false FIR quashed by filing an application under section 482 of CRPC on the following grounds। क्या ग्राउंड्स है दोस्तों, देख लेते हैं। द एक्ट्स आर ओमिशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द फायर हैज बीन लॉज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। वो ऑफेंस ही नहीं है दोस्तों। जो ऑफेंस ही नहीं है तो उसमें एफआईआर दर्ज हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो हाई कोर्ट होता है 482 के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट में क्वैसिंग के लिए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द ऑफेंस फॉर विच द FIR has been registered against the accused has never be happened। कभी वो ऑफेंस हुआ ही नहीं है, उसके लिए भी लोग एफआईआर दर्ज कर देंगे कि दोस्तों, तो ये तो गलत एफआईआर हो गया दोस्तों। तो इसके लिए कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ है और उसके उसके उसमें हम एक्यूज बन गए दोस्तों। तो इसके लिए हम 482 में हम हाई कोर्ट क्वैसिंग के लिए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द एफआईआर contains merely baseless allegation without any reasonable grounds to prove an offense against the accused। ये बेसलेस होता है दोस्तों, मतलब उसका कोई ग्राउंड्स ही नहीं है ऑफेंस का। उसमें भी हमको ऑफेंस में एक एक्यूज बना दिया गया है एफआईआर दर्ज के लिए दोस्तों। इसमें भी हम लोग क्वैसिंग के लिए जा सकते हैं दोस्तों। नहीं देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, देखते हैं गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट वेयर द फॉल्स एफआईआर कैन बी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का वो 482 सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है सेक्शन, जिसमें साफ साफ है कि दोस्तों इसमें अगर कोई भी अगर रॉन्ग रॉन्ग अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो उसको हम इसके द्वारा क्वैश करवा सकते हैं दोस्तों। द गाइडलाइंस has been laid down by the Supreme Court and explaining the circumstances in which the false FIR can be quashed in Sundar Babu and others versus state of Tamil Nadu। एक केस है, लीडिंग केस है दोस्तों, जो सुंदर बाबू एंड अदर्स हैं वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसी में ये गाइडलाइंस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। देखते हैं क्या है। Where the first information report lodged against the accused does not contain any prima facie evidence against the accused in respect of the offense with which it is charged। दोस्तों, इसमें कोई प्राइमा फेसी एविडेंस ही नहीं मिला और एफआईआर दर्ज हो गया। तो इसमें दोस्तों इसमें हम लोग चले जाएंगे 482 में और अपना इसको रद्द करा देंगे हाई कोर्ट के द्वारा।
इसमें नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, वेयर द एलिगेशन मेड इन द एफआईआर डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। दोस्तों जैसा कि हम लोग कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में ही पुलिस केवल मतलब बॉन्ड होती है एफआईआर दर्ज करने के लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बॉन्डेड नहीं होती है दोस्तों। कॉग्निजेबल ऑफेंस दोस्तों है क्या, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या, इसको इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी हम लोग तत्काल में समझते हैं आखिर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है शॉर्ट में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है कि जो 3 साल से नीचे का जो ऑफेंस है उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, जो संज्ञेय अपराध उसको कहते हैं, वो 3 साल से ऊपर का होता है। जो भी 3 साल के ऊपर की सजा होती है उसको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहते हैं, जो 3 साल से नीचे की सजा होती है उसको नॉन कॉग्नाइजेबल कहते हैं। तो इसे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है दोस्तों। और इसमें नॉन कॉग्नाइजेबल में वो बॉन्डेड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेयर द एलिगेशन मेड इन द एफआईआर एंड द एविडेंस कलेक्टेड बाय द पुलिस एंड बेसिस ऑफ एविडेंस डज नॉट डिस्क्लोज कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस दैट कॉन्स्टिट्यूट ए केस अगेंस्ट द एक्यूज। इसमें दोस्तों इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई कमीशन ही डिस्क्लोज नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें ऐसे स्थिति में अगर एफआईआर दर्ज होता है दोस्तों, तो इसमें 482 में जाके इसको रद्द करवा सकते हैं। where the offense disclosed in FIR and non-criminal offense in such a case। इसमें दोस्तों इसमें पुलिस कैन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर। इसमें दोस्तों जो नॉन क्रिमिनल ऑफेंस है वो अपनी मर्जी से पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। उसमें 155 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी उसमें अंकित करता है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट करेगा नॉन क्रिमिनल ऑफेंस में, फिर एफआईआर दर्ज करेगा। इसका ये प्रोसेस है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वेयर द एलिगेशन मेड इन एफआईआर अनबिलीवेबल इज एब्सर्ड दैट देयर इज नो ग्राउंड इन इनिशिएट टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड, मतलब अगेंस्ट द पर्सन सॉरी। तो दोस्तों इसमें इसमें अगर कोई भी ग्राउंड नहीं है और उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हो गया है दोस्तों, और कोई एलिगेशन नहीं है, और तो इसमें 482 में सर वही जाएंगे हाई कोर्ट में और अपना एफआईआर को दर्ज करा के काला सीधा करके घर आ जाएंगे दोस्तों। ये देखते हैं तो वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस bar to initiate the legal proceeding in any act dealing with criminal matters। इसमें दोस्तों इसमें where there is an express bar to initiate the legal proceeding in any act dealing with criminal matters। इसमें कोई भी criminal matters में दोस्तों कोई भी legal proceedings अगर होता है और तो दोस्तों इसमें हम 482 में जाके इसको रद्द करवा सकते हैं। और दोस्तों इसमें वेयर द एफआईआर हैज बीन लॉज्ड मैलिशियसली एंड proceedings are instituted wrongly in order to falsely implicate a person in a false case to satisfy his personal grudge। दोस्तों इसमें कोई भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने पर्सनल ग्रुज को लेके और गलत सलत एफआईआर दर्ज कर देते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप घबराना नहीं है, इसमें हम लोग को हाई कोर्ट में जाना है, और 482 सीआरपीसी जो हम लोग को है उसमें उसके तहत जाके हाई कोर्ट से अपना क्वेश्चनिंग करा लेना है दोस्तों। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा दोस्तों। और तो हमारे चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हो सके, ताकि हम आगे और नए वीडियो बनाएं और आपके लिए अवेलेबल हो सके दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें हम लोगों को संविधान भी हम लोगों को इसमें रक्षा करता है दोस्तों एफआईआर क्वेश कराने में। रीट पीसीजन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें रीट जो होता है 5 तरह के रीट होते हैं, रीट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी 2 रीट देख लीजिए, जो 2 ही रीट इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें एफआईआर को क्वेश कराने में। देखते हैं दोस्तों इसको, where a false FIR has been lodged by a person against an individual, such individuals can approach the High Court for quashing such FIR by filing a writ petition under Article 226 of the Constitution. If the High Court found that great injustice has been done by such a person, it has quashed such a false FIR। In such a case, the High Court कैन इशू ए रीट ऑफ। इसमें दोस्तों आर्टिकल 226 के द्वारा अगर कुछ भी अगर ऐसा उनको उसको लगता है दोस्तों हाई कोर्ट को कि इसमें कुछ
या किसी को भी लगता है कि अगर मेरे खिलाफ गलत एफआईआर हो गया है दोस्तों, तो इसमें क्वैशिंग के लिए 226 में हम रीट पिटीशन डाल सकते हैं, जिसमें मैंडेमस है, मैंडेमस रीट है दोस्तों। रीट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशू अगेंस्ट ए पुलिस ऑफिसर हु कैन लॉज सच ए फॉल्स एफआईआर डायरेक्टिंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इन लॉफुल मैनर दोस्तों। इसमें इसमें दोस्तों पुलिस के ऊपर एक्शन होता है दोस्तों। इसमें रीट जो मैंडेमस है उसको, और उसको डायरेक्शन मिलता है दोस्तों कि अगर कुछ भी अगर गलत किया गया है तो इसमें अपनी ड्यूटी को निभाओ भाई, और जो भी गलत की हो इसको सुधारो। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों प्रोहिबिशन रीट। द रीट ऑफ द प्रोहिबिशन कैन बी इशूड, दोस्तों इसमें डायरेक्शन भी हो सकता है दोस्तों। इसमें हाई कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकता है, तो उसका हो सकता है कि नौकरी भी चला जाए, सस्पेंड भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मतलब कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रोहिबिशन रीड। द प्रोहिबिशन कैन बी इशूड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट विच इज कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ a person which is based on the false FIR laws against such accused in order to stop such criminal proceeding। कुछ 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 कोर्ट्स होता है दोस्तों कि वो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो उसमें अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट में मतलब लोअर कोर्ट उसमें चलता रहता है ट्रायल, तो उसको रोकने के लिए उसमें हाई कोर्ट उसमें गाइडेंस दे सकता है दोस्तों, डायरेक्शन दे सकता है कि इसको स्टॉप किया जाए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए ये बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर कोई भी फॉल्स एफआईआर कर देता है तो बच नहीं सकता है दोस्तों। इसमें आईपीसी में पनिशमेंट भी है दोस्तों। इसमें 7 साल की सज़ा तक हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति अगर फॉल्स एफआईआर करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको लिए 7 साल की सज़ा है दोस्तों। देखते हैं क्या है दोस्तों। Is there any punishment for person lodging a false FIR against the someone? Yes, definitely it is. The देखते हैं दोस्तों, the person who files a false FIR against someone can be held guilty under section 182 and 221 of IPC, but only after the accused has applied to the High Court for quashing the file। ये दोस्तों 211 और 182 में दोस्तों आईपीसी में सजा हो सकती है, लेकिन उसको लिए क्वाशिंग के लिए फाइल करना अनिवार्य है दोस्तों। ये कंडीशन है दोस्तों, अप्लाइड है, मतलब अप्लाई करना है क्वाशिंग के लिए दोस्तों। एफआईआर लॉज अगेंस्ट हिम एंड द हाई कोर्ट हैज क्वाश्ड सच फॉल्स एफआईआर, और हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया है, तब उसके लिए वो अलग से वो 182 और 211 में उसके लिए जा सकता है आईपीसी में दोस्तों। तो उसके लिए वेयर द पर्सन लॉजेस द फाइल्स ऑफ अगेंस्ट द इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल में अंडर सेक्शन 182 ऑफ द files a complaint with the police officer with whom such FIR has been lodged, or to his senior police officer who is empowered file a case against such a police officer who has lodged the FIR before the magistrate court। सर दोस्तों इसी में यही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं व्हाट सेक्शंस 182 ऑफ द इंडियन पिनल कोड has to say about the lodging of false FIR। There are situations where a person knowing facilities false information to a public servant causing wrongful loss to others। दूसरे के लिए अगर राउंडफुल लॉस टू अदर्स करता है दोस्तों, अगर पब्लिक सर्वेंट को बताता है गलत चीज़ की, वो मतलब वो क्राइम किया है लेकिन वो क्राइम नहीं किया है दोस्तों, तो वही इसमें बता रहे हैं दोस्तों। आवर लीगल सिस्टम है प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट वेयर ए पर्सन maliciously furnishes false information to ए पब्लिक सर्वेंट। मतलब अगर वो थाना को अगर गलत बात बताता है कि मतलब वो एक्चुअली वो क्राइम नहीं किया है, लेकिन वो उसको बताता है कि वो क्राइम किया है दोस्तों। इसमें आगे हम लोग को बेटर समझ में आएगा दोस्तों। व्हेन ए पर्सन फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन टू ए पब्लिक सर्वेंट thus making him to do an act with which under the law the public servant must not have done or convinced him not to do something। omission दोस्तों एन एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एक्स रजिस्टर फॉल्स इंफॉर्मेशन ओके ऑफ द थेफ्ट एंड ब्लेम्स वाई फॉर द थेफ्ट। ओके, एक्स रजिस्टर किया है दोस्तों फॉल्स इंफॉर्मेशन कि वो थेफ्ट किया है वाई,
ठीक है दोस्तों। एंड वाई नोज और सॉरी एक्स नोज दैट वाई इज नॉट गिल्टी, और एक्स जानता है कि वाई ने चोरी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको बोल रहा है एक्स की उसने वाई ने चोरी किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है कोर्ट को या थाना को। तो ये इसने लीगल मशीनरीज को इन्हें रॉन्गफुल गेन करने के लिए वो यूज किया दोस्तों। तो इसके लिए वो 182 में वो पनिशेबल है दोस्तों। पनिशमेंट क्या है दोस्तों? पनिशेबल फॉर सच ऑफेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, इस चीज 6 महीने का सजा होता है दोस्तों, और इसमें 1000 का जुर्माना लग सकता है दोस्तों। और या बोथ दोनों हो सकता है दोस्तों। लेकिन 211 में दोस्तों अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है, सेम सिचुएशन उसमें भी है दोस्तों, लेकिन उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा झूठ बोलता है कि जिससे कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए या डेथ पेनाल्टी हो जाए या सजा हो जाए 10 ईयर से ज़्यादा, तो उसके लिए दोस्तों इसमें 7 साल की सजा है और जुर्माना साथ में है दोस्तों। सर दोस्तों यही है हमारा ये एफआईआर का मामला। अब हम लोग दोस्तों इसमें बहुत कुछ समझ गए हैं और कुछ कुछ नहीं हम लोग समझे हुए हैं। तो हम लोग आगे इस चीज़ को और बेटर तरीके से और हम लोग जानेंगे दोस्तों धीरे धीरे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट मिले। हम लोग आप लोगों से पैसा नहीं मांगते हैं दोस्तों, लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।